दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। अमीर और गरीब का करवा चौथ। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये लो, मैंने पानी भी भर कर रख दिया है। अब तुम दवाई खा लो। आज मैं कोशिश करूँगा कि फैक्ट्री से जल्दी आ जाऊँ। मैं तो चाह रहा था कि आज मैं छुट्टी ले लूँ, लेकिन सेठ मुझे छुट्टी लेने नहीं देगा। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैंने कहा तो आपसे कि मैं ठीक हूँ। आपको यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं है कोई। आप फैक्ट्री चले जाइए। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? जब एक पति बीमार होता है तो पत्नी उसकी सेवा करती है। वैसे ही जब पत्नी बीमार होती है तो पति को भी तो उसकी सेवा करनी चाहिए ना। जल्दी से दवाई खा लो, वरना मैं काम पर नहीं जाऊंगा। माधव जानकी को दवाई खिलाता है और उसे सुलाकर रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है। जानकी अपने पति माधव के साथ गरीबी में रोखी सूखी खाकर जिंदगी काट रही थी, लेकिन माधव का प्यार जानकी के लिए धन दौलत से कम नहीं था। गरीबी में भी माधव जानकी को हमेशा खुश रखने की सारी कोशिश करता था। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आ रही थी। पता है, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाया है। चलो आज साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया है ना हम इस साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करे हुए। मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लूँगा। आप क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं? हमारी शादी को कितना समय हो चुका है, लेकिन आज तक आपने मुझे प्यार भरी तो बातें भी नहीं की है। अगर प्यार भरी बातें करने बैठूंगा तो पैसे कमाऊं कब? ये जो तुम इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ गहने पहनती हो, हर रोज पार्टी क्लब में जाती हो, इन सब के लिए जो जो पैसे लगते हैं ना, उसे मैं कमाता हूँ। अगर एक दिन भी मैं घर पर बैठ गया ना, तो जानते हो मेरा कितना नुकसान होगा। इतना कहकर रुपेश अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठता है और अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। कहने को आलिशा के पास घर जायदाद धन दौलत सब कुछ था, लेकिन जो उसके पास नहीं था वो उसके पति का प्यार। आलिशा और जानकी का घर बिल्कुल आमने सामने ही था। पैसों की घमंड के चलते आलिशा जानकी और उसके पति को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते थे और हमेशा छोटी मोटी बातों पर जानकी की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। सुनो, कल संडे है। कल तो आपको छुट्टी रहेगी, तो क्यों ना कल हम साथ में शॉपिंग पर चले। वह अगले हफ्ते करवा चौथ आ रहा है ना, तो मुझे उसके लिए सामान लेना था। संडे होने का यह मतलब नहीं है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। संडे को भी मेरे पास बहुत काम रहता है। तुम्हें शॉपिंग पर ही जाना है ना, तो मेरा कार ले लेना और चली जाना शॉपिंग पर। आपके पास मेरे लिए कुछ घंटे के लिए भी टाइम नहीं है। करवा चौथ के शॉपिंग के लिए सभी पत्नियां अपने पतियों के साथ जा रही है और एक मैं हूँ जो इस बार भी अकेले ही जाऊंगी। अगर तुम्हें पति का प्यार चाहिए था तो मुझसे शादी क्यों की? एक गरीब आदमी से शादी कर लेनी चाहिए थी ना। जब पता चलेगा आटे दाल का भाव। आलिशा को रुपेश की बात सुनकर काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और अकेले ही करवा चौथ की शॉपिंग के लिए चली जाती है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए आलिशा करवा चौथ पर पहनने के लिए महंगी से महंगी साड़ियाँ, मेकअप प्रोडक्ट्स और भी
कई तरह की चीज़ लेती है और लाखों रुपए की शॉपिंग कर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आ जाती है कि तभी अलीशा को आंगन में झाड़ू लगाते हुए जानकी दिखाई देती है। अब आएगा ना असली मज़ा, जब आग लगाती हूँ इसके अंदर में, आज देखती हूँ यह कैसे नहीं जलती मुझसे। अलीशा अपने सारे शॉपिंग के बैग लेकर सीधा जानकी के पास जाती है। हाय जानकी, कैसी हो तुम? ये देखो मैंने करवा चौथ के लिए कितनी सारी शॉपिंग करी है, पता है? आज मैंने पूरे 2 लाख की शॉपिंग की है और यह तो बस थोड़ी ही है, अभी तो मुझे बाकी की और भी शॉपिंग करनी है। वैसे तुमने क्या क्या ले लिया करवा चौथ के लिए? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, वह उनकी तनख्वाह नहीं मिली है ना, इसीलिए जैसे मिल जाएगी मैं भी अपने लिए एक साड़ी ले लूँगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे भी तुम गरीबों की औकात ही क्या होती है। देखो अगर तुम्हें करवा चौथ पर साड़ी चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे पास ढेर सारी साड़ियाँ हैं, एक तुम्हें भी दे दूँगी। इतनी सारी औरतों को दान करती हूँ तो क्या अपनी पड़ोसन को नहीं कर सकती मैं? चलो मैं चलती हूँ, वो क्या है ना आज मेरे पार्लर में अपॉइंटमेंट थी तो ऐसे मैं खूबसूरत पहले से ही हूँ, लेकिन करवा चौथ के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगना चाहती हूँ। इतना कहकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। जानकी अलीशा की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए अलीशा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर के सारे काम करने लगती है। लेकिन अलीशा की यह सारी बातें जानकी का पति माधव सुन लेता है, जिसे सुन उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जानकी को इन सभी बातों का कितना बुरा लगा होगा ना, वह बेचारी तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। माधव अपने सेठ से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन सेठ उससे पैसे देने से मना कर देता है, जिसके चलते माधव के पास एक ही रास्ता बचता है। माधव अपनी एक पुरानी साइकिल से हर रोज फैक्ट्री जाया करता था। माधव के पास उस साइकिल को बेचने के अलावा कुछ नहीं होता, इसीलिए वह साइकिल को बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से जानकी के लिए साड़ी, चूड़ी और बिंदी लेकर आता है। देखो जानकी, मैं करवा चौथ पर तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ, लेकिन इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? और आज आप पैदल घर क्यों आए हैं? आपकी साइकिल कहाँ है? कहीं आपने साइकिल बेच तो नहीं दी? बोलिए माधव जी, तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, हाँ मैंने वो साइकिल बेच दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस साल भी तुम पिछले साल की तरह करवा चौथ पर एक पुरानी सी साड़ी पहनो। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ तो नहीं दे सकता, लेकिन जितने मेरे हाथ में है उतनी तो दे ही सकता हूँ ना। माधव की फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी माधव अपनी सहूलियत ना देकर अपनी पत्नी की खुशी देखता है। रुपेश देखो, मैंने करवा चौथ के लिए कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है। अब चलो मेरी मेहंदी में ढूंढकर अपना नाम तो बताओ, मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, समझी? तुम रुपेश की बातें अलीशा के लिए किसी तौर के खंजर की तीर तरह चूमने का काम करती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अलीशा जहां अपने पति के प्यार के लिए तरस रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरे यह आप क्या पीस रखे हैं? और ये क्या है? कल करवा चौथ है ना, इसीलिए मैं जंगल से यह मेहंदी के पत्ते लेकर आया हूँ।
इन्हें पीसकर मैं अपने हाथों से तुम्हारे हाथों पर अपने नाम की मेहंदी लगाऊंगा। मेहंदी के पत्तों को पीसकर माधव मेहंदी से जानकी के हाथों में तरह तरह के फूल बनाता है और साथ में ही जानकी के हाथों पर अपना नाम भी लिखता है। मैं जानता हूँ यह मेहंदी इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन देखना इसका खूब रंग चढ़ेगा तुम्हारे हाथों में। वो तो चढ़ेगा ही, क्योंकि इसमें आपका प्यार जो है ऐसे ही दिन निकलता है और आज करवा चौथ का दिन होता है। माधव जानकी के साथ सरगी के लिए उठता है और उसे अपने हाथों से सरगी खिलाता है। वहीं जैसे जैसे शाम होने को आती है, माधव जानकी को तैयार होने में मदद भी करता है। उसे अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाकर बालों में रंग बिरंगे फूलों का गजरा लगाता है। पता है, यह गजरा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सुंदर है ना? करवा चौथ के दिन माधव जानकी को घर का कोई काम भी नहीं करने देता और उसका खूब ख्याल रखता है। वहीं दूसरी तरफ अलीसा, बताइए ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे रोज लगते हो वैसे लग रही हो। और कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अब जाओ यहाँ से और मेरे लिए एक कॉफ़ी बना के लाओ। रुपेश को अलीसा का जरा भी ख्याल नहीं होता। उसने उसके लिए पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर करवा चौथ का व्रत रखा है। थोड़ी देर में रात होती है और चांद निकल आता है। जानकी चांद को अर्घ देती है, जिसके बाद माधव जानकी को अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले तक तो यह घर पर ही थे। ऐसे अचानक कहाँ चले गए? चांद को निकले हुए भी कितनी देर हो चुकी है। इनके बिना मैं अपना व्रत कैसे खोलूँगी? अलीसा कई घंटे तक रुपेश का इंतज़ार करती है, लेकिन रुपेश नहीं आता और रात में 2 बजे ड्रिंक्स करके रुपेश घर लौटता है, जिसे देख अलीसा, मैं तुम्हारा कितने घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो घर। क्या तुम्हें मेरी जरा भी वैल्यू नहीं है? इतना सब कुछ तो मुझे दे दिया, अब क्या अपनी जान निकाल कर तेरे हाथ में रख दूँ? चल हट मेरे रास्ते से। शराब की हालत में रुपेश अलीसा को ज़मीन पर धक्का दे देता है। अलीसा और रुपेश के चिल्लाने की आवाज़ जानकी और माधव के घर तक भी आती है, जिसे सुन दोनों पति पत्नी सीधा अलीसा के घर जाते हैं। अलीसा को यूं जमीन पर गिरे देख जानकी उसे उठाती है। आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी ने सुबह से भूखी प्यासी रहकर आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और आप होकर उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। रुपेश भाई, आपने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन आज आपने अपनी पत्नी की नज़रों पे अपनी इज्जत हमेशा हमेशा के लिए खो दी। माधव और जानकी की बात सुनकर रुपेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अलीसा से माफ़ी भी मांगकर उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाता है। यह सब देख अलीसा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबके सामने जानकी से भी माफ़ी मांगती है। भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह है जो आज के समय में हर औरत चाहती है। तुम्हारे पास हीरे जैसा पति है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने आज तक तुम्हें जितनी बार भी नीचा दिखाया, जितना भला बुरा कहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अलीसा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। अलीसा की आंखों में आंसू देख जानकी
उसे सभी चीज़ों के लिए माफ़ कर देती है, जिसके बाद अब अलीशा हमेशा के लिए अपना घमंड छोड़ देती है और दोनों अमीर गरीब बहुएं अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती है। ठीक है दोस्तों, आप किस टाइम हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएगा और कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।